इस मुल्क के पाकिस्तान में किसी भी सियासतदान का एहतसाब किया जा सकता है। इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का भी एहतसाब किया जा सकता है और उससे उनके असासों की तफसीलात मांगी जा सकती हैं। इस मुल्क के पाकिस्तान के एक सिटिंग वजीर आज़म को इसी एहतसाब के नाम पर घर भी भेजा जा सकता है। लेकिन इस मुल्क के पाकिस्तान में अगर किसी रिटायर्ड फौजी जर्नैल से उसके असासों का हिसाब या मनी ट्रेल मांग ली जाए तो ये गद्दारी के जुमरे में आता है और इंडिया की साजिश के दौर के ऊपर देखा जाता है। 28 अगस्त को पाकिस्तान सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर जंगल में आग कितना फैलती है। खबर यह थी कि पाकिस्तान के साबिक डीजी ISPR और इस टाइम CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा की करप्शन की। अब ये स्टोरी लीक हुई और ये स्टोरी देखते ही देखते पाकिस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ट्रेंडिंग में आ गई। उन मौसूफ के लिए कि जिनके इल्म में अब भी नहीं है कि ये करप्शन स्टोरी क्या है और बाजवा लीक्स क्या चीज हैं, आपकी पेश खिदमत हैं। स्टोरी ये थी कि पाकिस्तान के साबिक डीजी ISPR आसिम सलीम बाजवा पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर करप्शन में मुलविस हैं। वह यूं है कि जिस तरह से आसिम सलीम बाजवा अपने ओहदों के ऊपर तरक्की करते गए, इनके भाई का नदीम बाजवा का बिजनेस अंपायर अमेरिका में और कई दूसरे ममालिक में ग्रेजुअली ग्रो करता गया। 2002 में जब आसिम सलीम बाजवा ने जनरल मुशर्रफ को एज ए कॉलोनल लेफ्टिनेंट कॉलोनल स्टाफ ज्वाइन किया, तब इनके भाई ने पापा जॉन पिज्जा फ्रेंचाइज का पहला रेस्टोरेंट खोला और देखते ही देखते सिर्फ 18 साल के अरसे में इस टाइम इनके 133 फ्रेंचाइजेस हैं इस रेस्टोरेंट की। इसके अलावा कई रियल एस्टेट बिजनेसेस में भी इनकी इन्वेस्टमेंट मौजूद है। इस स्टोरी के हिसाब से जनरल बाजवा की बेगम ज़ेबा इस सारे बिजनेस में शुरू से ही शेयर होल्डर हैं और उनका 16% तक शेयर है इस सारे बिजनेस अंपायर में। इस रिपोर्ट के हिसाब से 39 मिलियन रुपीस नेटवर्थ है इस सारे नेटवर्क की। 52 मिलियन रुपीस खर्च किए गए इस सारे बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए। और अगर हम रियल एस्टेट की बात करें और इन रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजीज को मिला के बात करें तो तकरीबन $40 मिलियन से ज्यादा के असासे बनते हैं आसिम सलीम बाजवा की बेगम साहिबा के। इसके अलावा 2015 में जब जनरल बाजवा जो थे वो पाकिस्तान के डीजी ISPR थे, तब इनके बेटे ने भी इस कंपनीज के इस ग्रुप को, जिसको बाजको ग्रुप का नाम दिया गया, ज्वाइन कर लिया। इस टाइम इस बाजको ग्रुप के नाम के ऊपर 99 कंपनीज हैं, इसमें से 66 कंपनीज में इनकी बेगम का शेयर मौजूद है। इनकी बेगम साहिबा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इस सारे अंपायर की 16% शेयर होल्डर हैं। अब कहानी में ट्विस्ट यहां पे आता है कि जब इमरान खान ने अपने तमाम मुशीरों से उनके असासों की डिक्लेरेशन मांगी तो जनरल आसिम सलीम बाजवा ने अपने और अपनी बेगम के बैरून मुल्क असासों को निल डिक्लेयर किया था। लेकिन जबकि इस रिपोर्ट के हिसाब से, जिसके अंदर कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स भी अटैच हैं, जिनकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर मैं बात करने वाला नहीं हूं, क्योंकि जिनकी ऑथेंटिसिटी हो चुकी होगी अब तक, क्योंकि इस हवाले से जनरल बाजवा की जानिब से कोई खातिर खौफ स्टेटमेंट नहीं दी गई इन डॉक्यूमेंट्स के डिनायल में। ये बिजनेस अंपायर 4 मुल्कों तक फैला हुआ है। इस टाइम ये पाकिस्तान, UAE, कनाडा और अमेरिका में मौजूद है। ये तो था इस रिपोर्ट का क्रक्स। जो मोटी मोटी बातें थी इस सारी रिपोर्ट के अंदर, वो मैंने आपके सामने पेश कर दी। अब जरा इसके अंदर थोड़ी तहकीकाती नॉलेज मैं आपके इल्म में ला दूं। जो मेरी फाइंडिंग्स हैं इस हवाले से, इस पूरे आर्टिकल के हवाले से, वो मैं जरा आपके सामने पेश कर दूं। यह आर्टिकल पोस्ट हुआ 28 अगस्त को फैक्ट फोकस नामी एक वेबसाइट के ऊपर। ये वेबसाइट अहमद नूरानी नामी एक जर्नलिस्ट चला रहा है। ये पाकिस्तानी बेस्ड जर्नलिस्ट है और बड़े पुराने अरसे का सहाफी है। ये अपनी जिंदगी का ज्यादातर अरसा जंग ग्रुप के द न्यूज, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसके लिए लिखता रहा है। इसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस अखबार की खिदमत करने में गुजर चुका है। इसके अलावा इसने 2017 में एक आर्टिकल लिखा जिसके लिए इसको माफी भी मांगना पड़ी। वो आर्टिकल ये था कि JIT ने ये अपनी तहकीकात के अंदर फाइंडिंग दी है कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो नवाज शरीफ के बेटों के नाम है, बल्कि नवाज शरीफ के नाम नहीं है, जिसके बाद इनको कोर्ट से माफी भी मांगना पड़ी।
इसके अलावा इन्होंने जब नवाज शरीफ का केस चल रहा था तो इन्होंने उनके गलत असास से डिक्लेरेशन को एक टेक्निकल एरर कहा था। इसके अलावा ये वही सहाफी है जिसने कई केसेस में खुद कोर्ट बेंच के जजेस से भी राब्ता करने की कोशिश की है, जिनके ऊपर इनको कई बार नोटिस जा चुके हैं। ये पाकिस्तान की सहाफत में एक मुतनाज़ा किरदार के तौर पे उभर रहे हैं। 1.5 साल के बाद इन्होंने अपनी ही एक वेबसाइट फैक्ट फोकस के ऊपर यह आर्टिकल शाया किया। जो मेरी अगली फाइंडिंग रही है इस सारे आर्टिकल के हवाले से वो खुद इस फैक्ट फोकस के ऊपर मुतालिक है। अगर आप जाएं factfocus.com के ऊपर आप जाएं, आपको यह मिलेगा कि ये जो वेबसाइट है जिसके ऊपर यह आर्टिकल पोस्ट किया गया ये बनी 22 अगस्त तक है, यानी कि 22 अगस्त से इसके ऊपर पोस्ट आना शुरू हुई न्यूज आर्टिकल से मुतालिक, जो कि इस मेन आर्टिकल से सिर्फ 8 दिन पहले तक के था। और ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सारे के सारे अगेंस्ट पीटीआई गवर्नमेंट, अगेंस्ट पीटीआई और अगेंस्ट आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के हैं। यानी कि इससे ये साबित होता है कि ये जो सहाफी है इसका पूरा पैनल और पूरा एक सेटअप एक बाइस्ड है और अगेंस्ट आर्मी और अगेंस्ट पीटीआई गवर्नमेंट एक प्रोपेगेंडा है। ये आपसे भी ये दरखास्त है कि जाएं और जाके गूगल पे जाके सर्च करें। आप खुद भी बाशऊर शख्सियत हैं, आप देखने वाले जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप खुद भी जाएं और जाके तलाश करें कि आखिर हकीकत क्या है। इस हवाले से जो मेरी अगली दरियाफ्त है वो कुछ इस तरह से है कि इस रिपोर्ट के अंदर कहा यह गया है कि नदीम बाजवा जो कि जनरल आसिम सलीम बाजवा के भाई हैं, वो इस पापा जॉन पिज्जा रेस्टोरेंट में एज ए डिलीवरी बॉय काम कर रहे थे और अचानक से 2002 में जब जनरल बाजवा ने मुशर्रफ को ज्वाइन किया तब इन्होंने एक अपना पहला रेस्टोरेंट खोल लिया। जबकि 2014 में नेशनल रेस्टोरेंट न्यूज को इसी नदीम बाजवा ने एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि ये एज ए डिलीवरी बॉय इन्होंने काम शुरू किया था, लेकिन 1994 में ये इंडियाना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डिग्री भी हासिल कर रहे थे। और जब इन्होंने डिग्री हासिल की तो इनको ग्रेजुअली प्रमोशंस मिलती गई इसी इदारे के अंदर, इसी रेस्टोरेंट के अंदर, क्योंकि अब ये एक डिग्री होल्डर हो चुके थे। और आहिस्ता आहिस्ता 2001 में इनकी डील साइन हुई और 2002 में जाके इन्होंने पहला रेस्टोरेंट खोला। यानी कि 2001 में डील साइन हुई और 2002 में रेस्टोरेंट खुला है। जबकि रिपोर्ट के हिसाब से अचानक से 2002 में इनको फंडिंग मिली जनरल बाजवा की जानिब से और 2002 में इन्होंने अचानक से अपना रेस्टोरेंट खोल लिया। इस हवाले से एक और बात भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब 2002 में जनरल आसिम सलीम बाजवा ने परवेज मुशर्रफ को ज्वाइन किया तो वो एक मिड लेवल आर्मी ऑफिसर थे। ठीक है, तो एक मिड लेवल का आर्मी ऑफिसर अमेरिका में जो उनके भाई जो कि ऑलरेडी 10 साल से वहां पर एस्टैब्लिश हैं, उनको किस तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है। खैर, इस हवाले से मनी ट्रेल आनी चाहिए। मैं इस बात के बिल्कुल भी हक में नहीं हूं कि आप ये कहें कि आप फौजियों से एहतसाब नहीं मांग सकते। आप मांगे, सब आपका हक बनता है। आप अवाम हैं, आप पब्लिक हैं, आपको सवाल करने का हक है, लेकिन कुछ हकायक को हमेशा मद्देनजर रखा करें। इस हवाले से जो मेरी अगली तहकीकाती पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है कि इस रिपोर्ट के अंदर फरूख ज़ेबा जो कि जनरल बाजवा साहब की बेगम है, उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया, उनको इस सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व किया गया है। अब हुआ यूं है कि इस रिपोर्ट के अंदर एक लीगल डॉक्यूमेंट दिया गया है। वो डॉक्यूमेंट मैं आपको इस टाइम आपके सामने शो भी हो रहा होगा और वो डॉक्यूमेंट आप जाके उस आर्टिकल से चेक भी कर सकते हैं, जिसके अंदर ये शो कराया गया है कि जनरल साहब ने ये डिक्लेयर किया है कि उनकी बेगम के पाकिस्तान से बाहर किसी भी किस्म के कोई असासे मौजूद नहीं है। इस जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से इनकी जायदादें मौजूद हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक भी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अगर है या नहीं है, क्योंकि अभी तक इसका डिनायल या एक्सेप्टेंस के हवाले से कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई, लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक भी है तो भी ये मिस डिक्लेरेशन का मामला बनता है। इसमें कहीं पर भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट या करप्शन का लिंक नहीं बनता। जबकि इसी मिस डिक्लेरेशन को इसी जर्नलिस्ट ने नवाज शरीफ के केस में एक टेक्निकल मिस्टेक कहा था। खैर, जनरल साहब को इस रिपोर्ट के हवाले से जरूर अपनी मनी ट्रेल देनी चाहिए, अपने असासों को बेहतर तौर के ऊपर डिक्लेयर करना चाहिए और पैसों का सारा हिसाब देना चाहिए। देखिए जी, इस मुल्क में सबका एहतसाब होना चाहिए। अगर इस मुल्क को आगे बढ़ना है, अगर इस मुल्क को अपने कदमों के ऊपर खड़ा होना है, तो इस करप्शन जैसे नासूर को इस मुल्क से मिटाना ही होगा। पाकिस्तान में एक नई गवर्नमेंट आई, एक नई सिमत नजर आई, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो कि आज भी उधर ही मौजूद हैं,
जो कि आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं। मेरा काम यहाँ जनरल बाजवा को डिफेंड करना नहीं है, ना ही उनको क्रिटिसाइज करना है। मेरा काम है आप लोगों तक कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ हकीकी बातें हैं जिनका आपके इल्म में होना जरूरी है, ताकि आपकी जजमेंट क्लियर हो सके, कि कहीं आप हक और बातिल के दरमियान कंफ्यूज ना हो जाएं, ताकि आप एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग रख सकें। मेरे हिसाब से इस रिपोर्ट के अंदर काफी सारे फैक्ट्स जो बयान किए गए हैं वो मिसलीडिंग है। वो एक बंद गली में जाके रुक जाते हैं, उनका कोई दूसरा सिरा मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी इस टाइम जो सूरत हाल बनी है, जो एक इल्जाम लगाया गया है जनरल बाजवा साहब को, एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल आर्मी ऑफिसर हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, और इस टाइम सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं और पाकिस्तान के वजीर आजम के इतलात के मामले खसूसी भी हैं। उनको चाहिए कि वो इसकी जस्टिफिकेशन दें, ना कि एक ट्वीट कर दें, जो कि उन्होंने कर दिया है। इस हवाले से पूरी एक जस्टिफिकेशन दें और अपने डॉक्यूमेंट्स शो कराएं। अहमद नूरानी नामी जर्नलिस्ट का मैंने आपको बैकग्राउंड भी बताया। आप मुझसे बेहतर जज हैं कि किस तरह से ये बायस्ड रहा है अपनी पिछली तहकीकात में भी, और किस तरह से इसको कई बार कोर्ट से माफियां भी मांगनी पड़ी हैं। बाकी आप मुझसे बेहतर जज हैं, आप चीज़ों को मुझसे बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं, तो ये फैसला मैं आप तक छोड़ता हूं और जनरल बाजवा पे छोड़ता हूं कि किस तरह से वो इस सारे मामले को डील करते हैं। तो जी, ये था मेरा आज का कॉन्टेंट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।